चलिए भाई, बहुपद शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लास 9th का आज इतने दिन बाद किसी प्रकार से फिर से क्लास स्टार्ट हो पाई है। एक्चुअली यहाँ पे परछाई वरछाई बन जाती थी, है ना, तो बस उन्हीं सारी व्यवस्थाओं में हम लोग लगे हुए थे। किसी तरीके से करके थोड़ा बहुत सोल्यूशन हुआ है। अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है स्टूडियो में, तो वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। लेकिन अब मेरे विचार से ज़्यादा देर करना ठीक नहीं था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप सभी का बहुपद ख़त्म कर देता हूँ मैं क्लास 9th का, है ना। स्टार्ट करता हूँ, बाकी ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती रहेंगी हम लोगों के पास में, है ना। तो आज हम लोग क्लास 9th का बहुपद पढ़ने वाले हैं, बहुपद चैप्टर। बहुपद चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए, जिसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं लेकिन फिर भी एक बार क्लियर कर लेता हूँ। अरे ये क्या हो गया, सिट। चलो ठीक है, देखो, पहली चीज़ तो हमें जानकारी होनी चाहिए चर राशियों के बारे में। ठीक, एक तो बहुपद पढ़ने से पहले हम जानेंगे चर राशियों के बारे में, दूसरा जानेंगे हम अचर राशियों के बारे में। ठीक, चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है। ठीक, चर और अचर के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये मार्कर रख दूँ, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है ये, बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम आएंगे वहां से बहुपद पे। ठीक, यानी कि बहुपद पढ़ने से पहले ना हमें इन तीन चीज़ों के विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा चर राशियों के बारे में, अचर राशियों के बारे में, बीजीय व्यंजकों के बारे में कक्षा 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, चर राशियाँ वह राशियाँ होती हैं, ऐसी राशियाँ, ठीक है, जिनके मान जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। देखा नहीं हम लोगों ने बीज गणित में कक्षा 6-7 में कि एक चर वाले रैखिक समीकरण हल करते थे तो x का मान कुछ आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था, कभी x बराबर 3 आ जाता था, कभी x बराबर 2 हो जाता था, कभी x बराबर 5 हो जाता था, है ना। तो बीज गणित में ऐसी राशियां ना जिनके मान निरंतर बदलते रहते हैं, वह राशियां क्या होती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। लिख भी लो, अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख भी लो। क्या लिखोगे कि ऐसी राशियां, या ऐसे नहीं होगा, ऐसे लिख लो, ऐसी राशियां जिनके मान, ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं, ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, ऐसे ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं, क्या कहलाती है? चर राशियां कहलाती हैं। ठीक, ये वह राशियां होती है जिनके मान बदलते रहते हैं। जैसे मैं लिखना चाहूँ तो एज इट इज आप लिख दो, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, मतलब इसको हम लोग अंग्रेजी के किसी भी अक्षर से क्या करते हैं? लिखते हैं। ए बी सी लिख लो, कुछ भी लिख लो, सब सारी चर राशियाँ होती हैं। अचर राशियाँ क्या होती है? ऐसी राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं। ठीक है, लिख लो ये भी, अचर राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनके मान, ऐसी राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं, जिनके मान निश्चित होते हैं, जिनके मान निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाती है? अचर राशियाँ कहलाती है। बहुत सारे उदाहरण, जितनी भी संख्याएं हैं, अंकगणितीय संख्याएं, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक की, वो सब क्या है? अचर राशियाँ। चाहे फिर धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, जितने भी पूर्णांक, सभी क्या है? अचर राशियाँ हैं। अब आ जाता है आपके पास में बीजीय व्यंजक। ठीक, अचर राशियों के उदाहरण आप लिख लो, 1 2 3 डॉट 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 कर दो, कुछ भी हो सकता है, तो जीरो से भी हो सकता है। यहाँ पे जीरो से होना चाहिए, जीरो से लेकर के आप इनफाइनाइट तक, चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, सब क्या होंगी? अचर राशियाँ। इनके मान निश्चित होते हैं भाई, अचर राशियों के मान जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। मैं आपसे पूछ लूँ कि मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो बोलोगे सर 1 मार्कर है। मैं इसे दुनिया के किसी भी कोने में लेकर के चला दूँगा, और किसी से भी पूछ लूँगा ना, तो वो इसको एक ही बताएगा, है ना। तो अचर राशियाँ जो होती है ना, उनके मान जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, हमने चर राशियों के बारे में पढ़ा, अचर राशियों के बारे में पढ़ा। अब ना, यदि हम चर राशि तथा अचर राशि को मिश्रित करके लिखें, मिश्रित करके लिखें, कैसे लिखेंगे मिश्रित करके? या तो भाई आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स लिख सकते हो। ठीक, इसमें अचर राशि चर राशि दोनों है। या फिर x प्लस 2 लिख सकते हो, या फिर x माइनस 3 लिख सकते हो, या फिर x भागे 3 लिख सकते हो। ऐसे ही तो लिख सकते हो।
इतनी प्रकार से लिख सकते हो। गणितीय संक्रियाएं 4 होती हैं और इन्हीं 4 संक्रियाओं के आधार पर आप लिख सकते हो। तो ध्यान से सुनिए, चर और अचर राशियों के संयोग से, ठीक है, चर और अचर राशियों के संयोग से, के मिश्रण से बनी नई राशियां जो होती हैं ना, वो राशियां क्या कहलाती हैं? बीजीय व्यंजक कहलाती हैं। और ऐसा बीजीय व्यंजक, यहां पे देख लो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कोई ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक तो भाई बड़ा नया सा वर्ड लग रहा है। ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है? ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है शून्य हो अथवा कोई धनात्मक संख्या हो। घात के विषय में बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बहुपद की जो परिभाषा है वो ऐसा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक, ऐसा बीजीय व्यंजक, कोई भी बीजीय व्यंजक आप ले लो, ठीक। बीजीय व्यंजक ये भी है, बीजीय व्यंजक ऐसे भी हो सकता है। मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ 5x² प्लस में 2x प्लस में 9, ठीक है। और भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ये सारे बीजीय व्यंजक हो जाएंगे, सब बीजीय व्यंजक। तो ऐसा बीजीय व्यंजक लिख देता हूँ, पहले बहुपद की परिभाषा ही लिख देता हूँ। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात, चर कौन है इसमें? x है। यहाँ पे चर कौन है? ये वाला है। यहाँ पे चर कौन है? ये वाला है। यहाँ पे चर कौन है? ये वाला है। यहाँ पे चर कौन है? ये और ये दोनों ही, ठीक। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कोई ऋणोत्तर पूर्णांक, कोई ऋणोत्तर पूर्णांक, या यूं लिख लो, नहीं, ऋणोत्तर पूर्णांक ही लिखो, कोई ऋणोत्तर पूर्णांक, कोई ऋणोत्तर पूर्णांक, और इसका मतलब लिख लो, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब लिख लो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कोई ऋणोत्तर पूर्णांक, ब्रैकेट में लिख लो, धनात्मक अथवा शून्य, ठीक। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कोई ऋणोत्तर पूर्णांक हो अथवा कोई पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्याओं के विषय में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पिछली बार नंबर सिस्टम में मैंने ही पढ़ा है, ठीक। पूर्ण संख्या 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कोई ऋणोत्तर पूर्णांक अथवा कोई पूर्ण संख्या हो, ठीक है, बहुपद कहलाता है। बड़ा सिंपल सा है, बहुपद कहलाता है। बड़ा साधारण सी है इसकी परिभाषा। कोई भी बीजीय व्यंजक आप ले लो, और यदि उस बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर राशि की घात, ठीक है, ऋणात्मक ना हो, धनात्मक हो, शून्य भी हो सकता है, तो वो बीजीय व्यंजक जो होता है ना, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। इतनी सी बात थी बहुपद में, इतनी सी बात समझनी है। मतलब बीजीय व्यंजक ऐसा नहीं होना चाहिए x⁻² प्लस में 3, ऐसा हो जाएगा तो फिर ये बहुपद के कथन को फॉलो नहीं कर रहा है। मैं कहीं पे लिख दूं x⁻2/3 प्लस में 4x² प्लस में 8, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ये दोनों एक बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन बहुपद नहीं है। इसलिए क्योंकि बहुपद के विषय में हमने क्या पढ़ा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कोई ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब पूर्णांक जो हो वो धनात्मक हो अथवा शून्य हो। तो पहले वाले बीजीय व्यंजक में देखिए क्या लिखा हुआ है कि x⁻² प्लस में 3, यहां पे चर कौन है? चर राशि कौन है? x है। और x की घात कितनी है? ऋणात्मक में 2 है, ऋणात्मक हो गई। तो ये एक बीजीय व्यंजक तो हो सकता है लेकिन बहुपद नहीं है। हमें पढ़ना बहुपद के बारे में, बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ना है। यहां पे देखो क्या फॉलो कर रहा है, क्या लिखा है भाई? इसमें उपस्थित चर राशि कौन सी है? x है। x² यहां पे तो है धनात्मक, लेकिन यहां पे पूर्णांक ही नहीं है। 2/3 पूर्णांक थोड़ी है, कोई पूर्णांक होना चाहिए, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ये भी क्या है? एक बहुपद नहीं है। मेरे विचार से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो भी आगे चलो समझ में आएगा। चलो इतनी बात हो गई। अब आपको बताऊं
बहुपद के प्रकारों के बारे में पढ़ना है। बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखो, चरों के आधार पर यदि बहुपदों का वर्गीकरण किया जाए तो ऐसा बहुपद जिसमें एक चर उपस्थित हो, जैसे मैं लिख दूं 2x² 2x³ लिख गया, चलो ठीक है, 2x³ प्लस में 3x² प्लस में 2x प्लस में 1। तो इस बहुपद में यदि देखा जाए तो कितने चर सम्मिलित हैं, चरों की संख्या कितनी है, यानी अज्ञात राशियां कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर, यानी सिर्फ यही x ही उपस्थित है सभी में। तो ये जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक, इसको समझते चलना है, लिखते चलना है। अगर कोई कॉपी वॉपी आपके पास में रखो तो आराम से लिखते रहिए। अभी आगे चलिए, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, यदि एक चर उपस्थित है तो ये एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है, मान लो इस तरीके से ना हो करके इस तरीके से लिखा होता 2x² प्लस में 3y माइनस का 7, ऐसे लिखा होता। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो भिन्न भिन्न चर इसमें उपस्थित हैं। एक तो ये x वाला उपस्थित है और एक y वाला उपस्थित है। ठीक, तो इसमें हम क्या कह देंगे कि भाई ये जो है वो दो चर वाला बहुपद है। ऐसे ही कोई बहुपद ऐसा हो जिसमें तीन चर सम्मिलित हो तो वो तीन चर वाला बहुपद, चार होगा तो चार चर वाला, पांच होगा तो पांच चर वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है बहुपद के पदों के बारे में और बहुपद के गुणांकों के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है, बहुपद के पदों के बारे में और बहुपद के गुणांकों के बारे में पढ़ना होगा। तो वो देख लो। देखिए, पद क्या होता है, पद किसे कहते हैं। पद के विषय में बस इतना सा जानो कि पद जो होते हैं ना वो सदैव धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से भिन्न भिन्न किए जाते हैं। मैं कहीं पे लिख दूं 4x प्लस में 3, ठीक है, मैं कहीं पे लिख दूं 5x² प्लस में 2x माइनस का 3। अब यहाँ पे पदों की संख्या आपसे पूछा जाए कि पदों की संख्या कितनी है, तो बड़ा सिंपल है, 4x प्लस में 3, ये पूरा का पूरा एक बहुपद है। इसमें कितने पद है, मैंने क्या कहा कि पद जो होते हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से अलग किए जाते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों से अलग किए जाते हैं। लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा तो। ठीक है, पद जो होते हैं वो सदैव धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों से ही अलग किए जाते हैं, पृथक किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें दो पद है, तो ये दो पद वाला बहुपद कहलाएगा। कहीं पे एक पद हो, जैसे यहाँ पे एक ही पद है तो ये एक पद वाला बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो पद है तो ये दो पद वाला बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक दो तीन पद है तो ये तीन पद वाला बहुपद कहलाएगा। ऐसे कहीं पे चार पद होगा तो वो चार पद वाला बहुपद कहलाएगा, पांच पद होगा तो वो पांच पद वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे पद होंगे तो बहुपदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। फिर अगला देख लेते हैं और क्या दिया है इसमें, बहुपद की घात के बारे में फिर आपसे पूछेगा। फिर अगला जो है ये मिटा देता हूँ ना, इसका कोई काम नहीं रह गया। फिर दिया हुआ है जो अगली टॉपिक है आपकी किताब में, वो दी गई है बहुपद की घात के बारे में। ठीक, बहुपद की घात क्या होती, बहुपद बहुपद की घात के बारे में। ठीक है, ये पढ़ना है हम लोगों को, बहुपद के घात के विषय में पढ़ना है। बहुपद की घात क्या होती है, बड़ा सिंपल है, देख लो बहुपद की घात क्या होती है। किसी भी बहुपद में उपस्थित, ठीक है, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। किसी भी बहुपद में मान लो कि अपने पास में कोई बहुपद है x² प्लस में 5x प्लस में 6, या ऐसे लिखा हुआ है x² प्लस में x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस में 2x प्लस में 3, ये दोनों बहुपद है। जान के ही लिखा है मैंने ऐसे उल्टा सीधा। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या है तो मैंने क्या कहा है कि चर की अधिकतम घात। इन दोनों ही बहुपदों में चर देखो कौन सा है, चर राशि कौन सी है, x है, x है। और अधिकतम घात क्या है उन चरों की, यहाँ पे अधिकतम घात है नहीं, यहाँ पे तो x के ऊपर एक घात लगी हुई है। अधिकतम घात बतानी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ रहा है
कि बहुपद की घात बताइए, तो ये बहुपद तो पूरा का पूरा हो जाता है ना, पूरा का पूरा बहुपद है। अब बहुपद की अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात हो जाती है। जैसे पूछ ले कि इसमें बहुपद की घात बताओ, इस बहुपद की घात बताओ, तो इस बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ठीक है, तो इस बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, यहां पे देख लो बहुपद की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, अधिकतम बतानी है। कहीं तुमको ऐसे क्वेश्चन दिया मिला, तुमने आगे देखा और लिख दिया उत्तर दो, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले बहुपद को देख तो लो कि किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे बड़ी साधारण तरीके से कि बहुपद की जो घात अधिकतम है, बहुपद में उपस्थित चर की जो घात अधिकतम है वो कितनी है? 5। ठीक है, तो ये बहुपद की घात कहलाएगी, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो अब हम लोग करने वाले हैं बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक है, अब क्या करने वाले, इसको हटा देता हूं सारा का सारा। बहुपदों का वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण करने का मतलब क्या होता है बताइए? पृथक करना, अलग करना, किसी विशेष गुणों के आधार पर क्या कर दिया जाता है? अलग अलग कर दिया जाता है। तो हम बहुपदों का यहाँ पे वर्गीकरण करने वाले हैं। बहुपदों का वर्गीकरण एक प्रकार से तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, बहुपद का वर्गीकरण। ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो किसके आधार पे था? पदों के आधार पे। एक तो हम पदों के आधार पे करते हैं, मैंने बताया था ना कि एक पद हो तो एक पदीय, 2 पद हो जाए तो 2 पदीय, 3 पद हो जाए तो 3 पदीय, 4 पद हो जाए तो 4 पदीय, बहुत सारे पद हो तो बहुपदीय। एक तो पदों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, दूसरा इनकी घातों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इनकी घातों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, घातों के आधार पर जितनी घातें हो। ठीक, चलो इसको बाद में, हाँ एक सेकंड, मेन चीज तो मैं बताना भूल ही गया। देखिए, चलो यहीं पे बता देता हूं। जैसे कहीं पे कई बार ऐसी भी संख्याएं दे देता है ना, कि कई बार आपको दे देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा सिर्फ और सिर्फ अचर राशि ही रहेगी, सिर्फ अचर राशि रहेगी, 5 दे देगा या 0 दे देगा या 3 दे देगा, अब पूछेगा कि बताओ कि क्या ये बहुपद है? हंस जाओगे कि सर हमने तो पढ़ा है कि बहुपद के विषय में कि बहुपद में उपस्थित, आप सीधे सीधे बोलोगे कि सर ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें कोई चर उपलब्ध ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कि सर ने तो बताया था कि चर की घात जो है वो ऋणोत्तर पूर्णांक या कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और इसमें तो चर है ही नहीं, तो ये बहुपद हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सब जो हैं वो बहुपद हैं। ठीक है, ये सभी जो है वो पॉलिनोमियल हैं। पॉलिनोमियल, ये 5 जो है ना, कैसे है बहुपद, ये भी जाओ। 5 जो है बहुपद है क्यों, और इसको कहा क्या जाता है? ऐसे बहुपदों को कहा क्या जाता है? ऐसे जो बहुपद होते हैं ना वो अचर बहुपद कहलाते हैं, अचर बहुपद कहलाते हैं, जिसमें चर की घात जो होती है ना वो 0 होती है। कैसे, देख लो, हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कोई ऋणोत्तर पूर्णांक या कोई पूर्ण संख्या हो। ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने एक नियम के बारे में पढ़ा था, कक्षा 8 में पढ़ा था शायद,
और कक्षा 9 में शायद यहाँ नंबर सिस्टम में भी पढ़ा है, ठीक। वो नियम क्या होता था कि यदि किसी भी संख्या की घात शून्य होना, इफ ए की पावर 0, तो उस संख्या का मान जो होता था ना वो 1 हो जाता था, ठीक। नहीं पढ़ा था तो आज जान लो, अभी जान लो कि यदि किसी भी संख्या की घात जो है ना वो शून्य होती है तो वो संख्या चाहे जो लिखी हो उसका पूरा का पूरा मान जो होता है वो 1 हो जाता है, ठीक। यहां तक। अब देखो यहां पे जरा कि इस 5 में कैसा चर मौजूद है, इस 5 में चर उपस्थित है। कैसे उपस्थित है देखिए, यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं 5 और x की पावर 0, तो क्या मान में कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो ये लिखा हुआ है 5 इंटू एक्स की पावर 0, और x की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि किसी भी संख्या की घात यदि शून्य हो तो वो पूरा का पूरा मान जो होता है वो 1 हो जाता है। और ये 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा है ना, 5 में 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। इस वजह से ये 5 जो है ना वो एक बहुपद है। और कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद है, इसका ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त ये जो शून्य है ना ये भी बहुपद है। ये कैसा बहुपद है भाई? ये एक शून्य बहुपद है। कौन सा बहुपद है? एक शून्य बहुपद है, ठीक। इसको क्या बोला जाता है? शून्य बहुपद बोला जाता है, ठीक। ये दो चीजें बड़ी जरूरी थी हम लोगों के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, दूसरा हमें यहाँ पे हम वर्गीकरण कर रहे थे, है ना। आशा करता हूँ ये सब चीजें समझ में आएंगी। छोटी छोटी चीजें हैं, ज़्यादा विशेष करके पूछता नहीं है, लेकिन जरूरी है हम लोगों के लिए जानना, ठीक। बहुपदों का वर्गीकरण एक तो पदों के आधार पे और दूसरा बहुपद की घातों के आधार पे। बहुपद की घातों के आधार पे, बहुपद की घातों के आधार पर, ठीक। बहुपद की घातों के आधार पर हमने क्या किया है? हम क्या करने जा रहे हैं? बहुपदों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यदि किसी बहुपद में मान लो कि ऐसे बहुपद लिखा हुआ है जिसमें उपस्थित चर की घात 1 है। यदि इस बहुपद में पूछा जाए कि इस बहुपद की घात कितनी है, बहुपद में उपस्थित चर की घात कितनी है, तो बोलोगे कि 1, ठीक। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, ठीक, वो क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के लिए जरूरी क्या है? कि चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। ये यूँ लिख लो कि ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित, ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, चर की अधिकतम घात 1 हो, ठीक। वो क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए x+2 ले लो, x-3 ले लो, ठीक। y+4 ले लो, ठीक। a+6 ले लो। इन सब में क्या है? बहुपद की अधिकतम घात 1 है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा क्या होता है? द्विघातीय बहुपद होता है। दूसरा द्विघातीय बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 2, ठीक। वो क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे x² प्लस में 5x प्लस में 3 ऐसे लिख दूंगा, ठीक। तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार अगर किसी भी बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात 3 है तो वो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। अगर बहुपद की अधिकतम घात 4 है तो वो चार घातीय बहुपद कहलाएगा। बहुपद की अधिकतम घात 5 है तो वो 5 घातीय बहुपद कहलाएगा। बहुत सारे घाते हैं तो वो बहुघातीय बहुपद कहलाएगा। सिंपल, ठीक। तो इतना सा था इस पूरे के पूरे चैप्टर का प्रस्तावना। पहली प्रश्नावली में हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। यदि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम लोग अब जस्ट प्रश्नों पर चल रहे हैं, उन प्रश्नों के आधार पर क्या करेंगे? इसको समझ लेंगे, ठीक है। प्रश्न करेंगे, आप इसको नोट करना चाहो भाई तो नोट कर सकते हो, फिर मैं क्या करता हूँ? प्रश्नों को हल करना शुरू करता हूँ। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल देखिए।
किताब ले लीजिए, किताब लेकर बैठा कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x के बहुपद में x की घात के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। अच्छा, इतनी सारी चीजें मैंने बताई आप लोगों को। यदि कहीं पे कोई समस्या होगी ना तो कमेंट सेक्शन में ही पूछ लेना या बता देना मुझको, तो मैं उसको क्या करूँगा, अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, मेरे विचार से समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ी छोटी छोटी सी बातें थी, इनको नोट करके रखना था, है ना। नोट करके रखोगे, 2-4 बार अभी यहीं पे रिवाइज होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी छूटा होगा तो भी। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक्स के बहुपद में, ध्यान से देखो, कोई एक्स नाम का बहुपद है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक्स के बहुपद में, एक्स के बहुपद कोई भी हो सकता है वो, जिसमें एक्स एक चर के रूप में उपस्थित हो। ठीक, तो x के बहुपद में x के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है पूछ रहा है। x बहुपद में x के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, तो x क्या है, किसी भी बहुपद में अगर जो x उपस्थित है तो x तो एक चर राशि है, और किसी भी चर राशि के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है एक बहुपद होने के लिए, कि बहुपद की x की घात, ऐसे लिख दो इसका उत्तर कि x की घात कोई ऋणोत्तर पूर्णांक, कोई ऋणोत्तर पूर्णांक अथवा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अथवा पूर्ण संख्या हो। ठीक, बस हो गया ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, शून्य बहुपद की घात क्या होती है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है ये। कोई बहुपद शून्य है, शून्य बहुपद के बारे में भी जस्ट मैंने बताया, शून्य बहुपद की घात के बारे में पूछा है कि शून्य बहुपद की, क्या लिखा हुआ है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है। एक बात बताओ, इस शून्य के लिए क्या हम कोई घात डिसाइड कर सकते हैं। यदि मैं कहूं कि शून्य में घात 2 है तब भी उत्तर शून्य, मैं कह दूं कि नहीं शून्य में घात 3 है तब भी उत्तर शून्य, मैं कह दूं नहीं शून्य की घात 4 है तब भी उत्तर शून्य, ऐसे मैं करता चला जाऊं 5, 6, 7, 8, 9, 10, मान तो शून्य ही होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है ना, शून्य बहुपद की घात डिसाइड ही नहीं हो सकती भाई, कि शून्य बहुपद की घात होगी क्या, हम डिसाइड नहीं कर सकते भाई। मैंने कह दिया कि शून्य बहुपद की घात जो है वो 5 होती है, फिर कोई और सर पहुंचे वो बोले कि नहीं शून्य बहुपद की घात तो 6 होती है। क्यों होती है, क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, शून्य के ऊपर आप कोई भी घात लगा दो कोई असर ही नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, निर्लज्ज है बिल्कुल ये। तो इसलिए हम क्या कह देंगे, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो हम इसको भाई परिभाषित नहीं कर सकते, सीधे सीधे लिख देंगे कि अपरिभाषित। ठीक, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो अपरिभाषित होती है, नहीं पता, परिभाषित नहीं कर सकते क्या हो सकती है। ठीक, परिभाषित करेंगे तो फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए व्यंजकों में कौन सा व्यंजक बहुपद है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। बहुत अच्छा, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, दे रहा हूं, देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है अंडर रूट 2x माइनस का 1। पहले तो इसकी शक्ल से देखो, क्या ये बहुपद है, अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट कब लगता है, जब घातें हाफ हो जाती हैं तब रूट लगता है। कहीं पे अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, तो अभी नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा इसको, और कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 कोई पूर्णांक थोड़ी है, कोई पूर्ण संख्या थोड़ी है, तो पहली चीज़ तो यही हो गया कि भाई ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, औचित्य देने के लिए बोला है तो लिखना चाहो तो लिख दो कि चूंकि बहुपद में स्थित, चूंकि बहुपद में स्थित चर की घात, चूंकि बहुपद में स्थित चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक अथवा ऋणोत्तर पूर्णांक अथवा
पूर्ण संख्या नहीं है अथवा पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। ठीक हो गया। फिर अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में दे रहा है, देख लो, बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है, देख लो जरा। मिटा देता हूँ इसको भी मिटा देता हूँ, फिर लिख लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। देख लो अगला क्वेश्चन, एक सेकंड मैं कुछ चेक करके आता हूँ। हाँ ठीक है, चलो तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, किताब में दिख भी नहीं रहा है सही से, अंडर रूट नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में 3 की पावर प्लस में 3x की पावर 3/2 अपान अंडर रूट एक्स। बताओ जल्दी से हल करके बताओ, क्या ये एक बहुपद है? हल करो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3/2 अपान रूट एक्स, क्या ये एक बहुपद है? चलो हल कर लेते हैं। पहले तो मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ आपके सामने, ताकि आपकी बुद्धि खुल जाए कि ये वास्तविक रूप से लिखा क्या हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 बटे में एक्स की पावर 1/2, ये वास्तविक रूप से लिखा हुआ है। ठीक, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही होती है ना। ये 3 इंटू लिखा हुआ है, 3 इंटू ऐसे लिख लो, 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइए, एक रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, जब आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, चिन्ह भाग का लगाओ, तो उस दशा में क्या होता है, a की पावर m माइनस n हो जाता है, यानी सेम आधार पर घातें घट जाती हैं। वही काम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे लिख लो हल। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3 इंटू यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, एक्स की पावर 3/2 माइनस का 1/2 कर देंगे। भाई आधार समान था, चिन्ह भाग का लगा हुआ था, बटा का मतलब भागी तो होता है, तो हमने क्या किया है, घातों को घटा दिया है। ठीक, तो चलो आगे हल करते हैं, इसको हटा देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3 इंटू यहाँ पे देख लो, आधार बराबर है ना, सॉरी आधार ही दिमाग में घूम रहा है, हर बराबर है ना, तो क्या करेंगे, घटा देंगे सीधे सीधे। हर बराबर नहीं करना है, तो 3 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x। यहाँ से देख के ठीक तुम ज़्यादा टैलेंटेड बने और बोले कि नहीं सर यहाँ पे तो ये एक बहुपद जो है वो उस बहुपद में चर की जो घात है वो अटे बटे में लिखी हुई है, रूट में भी लिखा हुआ है, ये बहुपद नहीं है, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले इसको हल तो कर लो, ये हल नहीं है। जब हल करते हैं हम इस बहुपद को, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, और ये वास्तविक रूप से यही लिखा हुआ है ना। तुम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं सर ये बहुपद नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चन देगा कि देखने से तो लगेगा आपको कि अरे ये बहुपद नहीं हो सकता, लेकिन जब हल करोगे ना तो निकलेगा कुछ और ही, बहुपद निकलेगा। ठीक, तो बस सिंपल लिख दो कि ये एक बहुपद है। ठीक है, या अगर औचित्य लिखना चाहते हो तो औचित्य भी लिख दो कि चूंकि बहुपद की घात ऋणोत्तर पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक बहुपद है। सिंपल हो गया। ये 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और भी दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, वो तो देखने से ही लग रहा है कि भाई बहुपद नहीं है, अटे बटे में लिखा हुआ है। तो जो अटे बटे में लिखा होता है ना, ज़्यादातर वो बहुपद नहीं होता, ऐसे लिखा हुआ है, इसको तुम कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ हल भी नहीं कर सकते, इसको सीधे सीधे लिख दो, x माइनस का 1 बटे में x प्लस 1। ठीक, सीधे सीधे लिख दो कि ये एक बहुपद नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें चर की जो घात है ना वो ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। ठीक है, माइनस में चला जाएगा अभी, अगर जो इसको कुछ भी करोगे तो, है ना, माइनस में चला जाएगा। करना चाहो तो कर लो, वैसे मेरे विचार से नहीं करो, ऐसे सीधे लिख दो। ठीक,
कि एक बहुपद नहीं है, क्या फायदा फालतू में चीजों में उलझे। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक बहुपद है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है। चलो छोड़ते हैं इसको, है ना, 3 क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। कल की वीडियोज में फिर से देखते हैं, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना, यहीं पे छोड़ देते हैं, बहुत हो गया। तो ठीक है, कल फिर से मिलते हैं।